Hello everyone, my name is Ajita Chatterjee and I am your accountancy teacher. Today we are going to discuss about not for profit organization. Accounting for not for profit organization. यहाँ पर हम गैर लाभकारी संगठनों या फिर गैर व्यापारिक संगठनों का लेखांकन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है गैर लाभकारी संगठन या फिर गैर व्यापारिक संस्थाएं। Meaning and concept of not-for-profit organization. These are the institution or organization that are set up with general or specific objectives for rendering services and providing other social activities to enhance the welfare of general or a particular group of people. इनका उद्देश्य या फिर कहें ये गैर लाभकारी संस्थानों का उद्देश्य सेवा प्रदान करना है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इनका उद्देश्य समाज तक अपना सेवा पहुंचाना होता है। Number 2, the aim of such institution is not to earn profit. However, the organization are capable of earning profit. इन संस्थानों का उद्देश्य लाभ कमाना तो नहीं है, पर यह भी ना समझा जाए कि ये संस्थान लाभ कमाने योग्य भी नहीं है। Number 3, a separate legal entity not owned by any individual or an enterprise. इस तरह के संस्थान कभी भी एक इंसान द्वारा नहीं चलाए जाते। ये सारे संस्थानें बहुत सारे लोगों के योगदान के द्वारा ही चलते हैं। Number 4, example of such organizations are school, colleges, public hospitals, literacy society for promoting sports, arts, culture, etc. इसके उदाहरण स्वरूप हम लोग ले सकते हैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो संस्थाएं जो शिक्षा देने के कार्य में लगी हुई हैं और जो खेल को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, ऐसे संस्थान इसका मुख्य उदाहरण है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के खाते खोले जाते हैं इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। Number 1, it prepared annual or final account every year showing the financial transaction of the organization. इसमें जो भी वित्तीय लेन देन के कार्य होते हैं इसे साल के अंत में एक खाता के रूप में दिखाया जाता है। Number 3, these annual or final account are prepared for its members and to comply with statutory requirement. ये जो भी आपका खाता अंत में खोला जाता है या फिर बनाया जाता है ये वहाँ के सदस्यों के लिए होता है और जो भी कुछ कानूनी कागजात होते हैं उसमें भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एनपीओ कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एनपीओ अर्थात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कुछ खाते खोले जाते हैं जिसमें है सबसे पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसे हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता भी कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता कहा जाता है इसे, और बैलेंस शीट अर्थात तुलन पत्र या फिर आर्थिक चिट्ठा। अंडरस्टैंडिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट किस तरह से हम समझेंगे कि इसे किस तरह से बनाना है, ये क्या है, अर्थात प्राप्ति और भुगतान खाते में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। इट इज़ एन अकाउंट दैट शोज द समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन occurred during an accounting period. It starts with the opening balance of cash and bank and ends with the closing balance of cash and bank. इसमें जितने भी रोकड़ या फिर बैंक से जो भी लेन देन होते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है या फिर उसे लिखा जाता है। ये आपका जो भी शुरू की पूंजी या जो भी शुरू का कैश या रोकड़ जो भी आपने इस संस्थान को चलाने के लिए शुरू किया था उससे शुरू होता है और जो भी रोकड़ आपके पास बचता है उसी से इसको अंत किया जाता है। दिस अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, यह एक वास्तविक खाता होता है। एंड लेज
द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इसी के आधार पर आय व्यय खाता और तुलन पत्र या फिर आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फीचर्स, उसका स्वभाव कैसा है, किस तरह से इसे बनाया जाता है, इसमें किस तरह के चीज़ों को मुख्यतः लिया जाता है। सबसे पहले नेचर, उसका स्वभाव कैसा है। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट एंड हेंस इट इज़ एन एसेट्स अकाउंट और रियल अकाउंट। इसमें रोकड़ में जो भी लेन देन होता है, जो भी कैश रिसीप्ट या पेमेंट होते हैं, उसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। It provide the summary of all cash and bank transaction in the chronological order। इसमें वो समरी दी जाती है, वो सारे लिस्ट दिए जाते हैं जिसमें रोकड़ से लेन देन हुआ हो। बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, इट प्रिपेयर ऑन द बेसिस इट्स रिकॉर्ड ओनली कैश फ्लो एंड आउटफ्लो। इसमें सिर्फ रोकड़ के आने और जाने को ही लिखा जाता है। अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। जो भी आपका जो भी पैसा आपका बकाए है उसे नहीं लिखा जाता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन विद द कैपिटल और रेवेन्यू। इसमें जितने भी तरह के दिनचर्या या फिर आय दिन जो भी लेन देन होते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और वो लेन देन सिर्फ रोकड़ में ही होने चाहिए। पीरियड, इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन irrespective of whether they relate to current, previous और succeeding accounting period। इसमें उन्हीं लेन देन को लिखा जाता है जो कि वर्तमान में या फिर पहले या फिर जो चल रहे हैं उस समय के में जो भी आपका लेन देन होता है उसे ही लिखा जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज द कैश इन हैंड और बैंक एट बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड द क्लोजिंग बैलेंस शोज कैश इन हैंड और बैंक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अर्थात रोकड़ का जिस रोकड़ से आपने यह संस्थान खोला है उसे लिखा जाता है, और अंत में जितनी पूंजी आपके पास, जितनी रोकड़ आपके पास है उसके साथ इसे अंत किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है, इसका फॉर्मेट कैसा है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, रिसीप्ट साइड्स है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में और पेमेंट है मेरे राइट हैंड साइड में। अब रिसीप्ट के नीचे में जितनी भी तरह के आपको प्राप्ति हो रही है उसे आप लिखिएगा। आपको अर्थात आपके संस्थान को जो भी प्राप्ति हो रही है। तो टू बैंक बीडी और ओपनिंग बैलेंस, जिस रोकड़ से आपने शुरू किया है। नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शन, आपको जो भी सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास कोई क्लब है, आप कोई स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपने एक क्लब खोला है तो आप सब्सक्रिप्शन अवश्य लेते होंगे। To general donation, to entrance or admission fees, to general grants, to sale of newspaper, grass, etc., to sale of old used paper, to interest on investment, to income from lectures, concerts, to dividends, to rent received, to interest received, to miscellaneous received, to life membership fees, to subscription for specific purpose, to donation for specific purpose, to legacy, to endowment fund, to sell of fixed asset, to receipts or payment of special fund, to balance CD etc. By balance BD, अब यहाँ पर पेमेंट साइड में देखिएगा कि जो आपके पास जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी आप भुगतान कर रहे हैं उसे आप यहाँ लिखिएगा। बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, बाय ऑडिट फीस, बाय मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, ऑनरेरियम। और ऑनरेरियम अर्थात वो खर्चा जो आप किसी भी ऑडिटर को हायर करते हैं या फिर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं और उससे आप सर्विस लेते हैं, तो उसे आप जो पेमेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑनरेरियम। बाय प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय एक्सपेंसेस ऑन शो एक्सेट्रा।
अंडरस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आय व्यय खाते के बारे में। नंबर 1, इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इंटरप्राइज और बिजनेस फर्म। ये एक बिजनेस फर्म के लिए लाभ और हानि खाते के बराबर है। इट शोज ऑल रेवेन्यू इनकम अर्नड एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल में जो भी आपके दिनचर्या में या फिर जो आपके संस्था आए दिन जो भी लेन देन करती है उसे लिखा जाता है। इट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ऑन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसे प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड ऑन द बेसिस ऑन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो आपका खर्चा हो रहा है उसी ही रिकॉर्ड किया जाता है। इट डिटरमाइंस द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन वेदर इट हैज सरप्लस और डिफिसिट। इसमें हमेशा ही संस्थान किस तरह से आधिक्य में है या फिर कमी में है इसे देखा जाता है। इट हैज़ टू साइड्स। इसके दो साइड्स होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। All the incomes and gains are recorded on the credit side and all the expenses and losses are recorded on the debit side. जितने भी इनकम या फिर आपको लाभ होता है उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और जो भी खर्च होता है उसे आपको डेबिट साइड में लिखना होता है। Expenses of credit side over the debit side is termed as surplus, whereas excess of debit side over the credit side is termed as deficit. अगर एक्सेस क्रेडिट साइड हो गया डेबिट साइड से तो उसे सरप्लस कहा जाता है, और अगर डेबिट साइड सरप्लस हो गया क्रेडिट साइड से तो उसे डेफिसिट कहा जाता है। सच सरप्लस और डेफिसिट एज द केस में बी इज आइदर एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। अगर सरप्लस होता है तो उसे कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, कैपिटल फंड के बैलेंस शीट में जोड़ दिया जाता है, और अगर उसमें कमी या फिर डेफिसिट देखी जाती है तो उसे लेस कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं रिसीव्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर एक्सपेंडिचर आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और इनकम आपके राइट हैंड साइड में है। एक्सपेंडिचर में आप देख सकते हैं टू सैलरीज, जिसमें है ऐड आउटस्टैंडिंग जो बचा हुआ है, और लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब यहाँ पर देखिए जो शुरू में बचा हुआ है उसे हम लोग लेस कर देंगे और जो अभी बचा हुआ है या एंड में है उसे हम लोग ऐड कर देंगे। टू रेंट, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, लेस प्रीपेड, पहले से दिए हुए को हम लोग लेस कर देंगे। टू ऑडिट एक्सपेंस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू ऑनरेरियम, टू टेलीफोन एक्सपेंस, टू रिपेयर, डिप्रिसिएशन, etc. Next, income. By subscription, add outstanding at the end or at the end, advance in the beginning, less outstanding at the beginning, less advance at the end. By entrance fees, by donation, by sales, old newspaper, by whole rent, sundry receipt, by deficit, etc. अब देखिए अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट या फिर तुलन पत्र या फिर आर्थिक चिट्ठा क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट। आज के तारीख में यह संस्था की क्या वित्तीय अवस्था है इसके बारे में हमें तुलन पत्र ही बताता है। इट शोज एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल फंड। ये हमें उसके संपत्ति, दायित्व और पूंजी कोष के बारे में बताता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज दैट फॉर द बिजनेस फर्म। ये उसी तरह से बनाया जाता है जैसे कि बिजनेस फर्म के लिए बनाया जाता है। बिजनेस फर्म अर्थात वो फर्म जो आपका प्रॉफिट के उद्देश्य से ही काम करती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बनाने के बाद ही इसे बनाया जाता है। Any surplus or deficit in the income and expenditure account is transferred to capital fund. अगर कोई भी आधिक्य या फिर कमी होती है तो उसे कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। या आधिक्य या कमी कहाँ देखी जाती है? या आधिक्य या कमी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अर्थात आय व्यय खाते में ही देखी जाती है। वेयर कैपिटल फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, जहाँ पर
पूंजी कोष अर्थात आपका संपत्ति माइनस लाइबिलिटी अर्थात दायित्व होता है। A following point should be kept in mind while preparing बैलेंस शीट। तो आइए देखते हैं किन किन मुख्य बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए बैलेंस शीट बनाते समय अर्थात तुलन पत्र बनाने समय। नंबर 1, एक्सपेंस एंड इनकम। सबसे पहले खर्च और आय को हमें देखना होगा। एक्सपेंस दैट आर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एंड इनकम दैट्स आर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन एडवांस विल appear in the balance sheet as assets or liability based on the nature of the respective items। आप सब जानते हैं बैलेंस शीट में आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड बनाना होता है। इसमें आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं उसे कहाँ रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसे कहाँ रखना है, उसके बारे में हमें पहले ये जान लेना होगा। नेक्स्ट, स्पेशल रिसीट। स्पेशल रिसीट अर्थात कुछ स्पेशल जो विशेष होते हैं, जैसे डोनेशन जो हमेशा नहीं दिए जाते हैं, बीच बीच में दिए जाते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा विल नॉट अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरह के विशेष खर्च कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस तरह के आय को दिखाया नहीं जाता। इंस्टेड दे आर सोन एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। इनको ज़्यादातर दायित्व के तरफ ही लिखा जाता है। सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस एंड डेफिसिट मतलब आपका कितना अधिक आय है या फिर कितनी कमी है। बैलेंसिंग ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विल आइदर गिव अ सरप्लस और डेफिसिट। जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे या तो आपका अधिकाय होगा या फिर आप इसमें कमी दिखेगी। द सरप्लस और डेफिसिट इज देन एडेड और रिड्यूस टू कैपिटल फंड। अगर अधिक होता है तो उसे कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है और अगर कमी आती है तो उसे कैपिटल फंड में लेस कर दिया जाता है। Assets. Assets, amount of assets that are shown in the opening balance sheet are to be adjusted. Assets को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में एडजस्ट कर दिया जाता है या फिर जोड़ दिया जाता है। Liabilities. Amount of liabilities that are shown in the opening balance sheet are to be adjusted for all current year transaction related to respective liability which shall include payment made against them or additional liability being created. Such adjusted amount will be appear in the closing balance sheet. लाइबिलिटीज़ भी जितने भी हैं, आपके दायित्व जितनी हैं, उसमें आपका जो भी करंट ईयर के जितने भी आपके दायित्व बन रहे हैं उसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन और एडवांस जो है ये एक तरह का आपका दायित्व ही है। Opening amount of loan taken should be adjusted for all repayment made during the year against it, and only the net amount should be shown as a liability side। सिर्फ नेट अमाउंट को ही दायित्व की तरफ दिखाना होगा। In case of advances, opening balance should be adjusted for all the amounts recovered during the year, and only the net amount should be shown in the assets। अगर संस्थान ने किसी को पैसा दिया है एडवांस में तो उसे एसेट साइज में ही दिखाना होगा। तो आइए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? सबसे पहला है लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कैपिटल फंड, ये आपका लाइबिलिटी साइड में है। एसेट साइड में है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होगा। जनरली जो यूज़ किया जाता है वो इस तरह का है। लाइबिलिटीज़ है आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड एसेट्स है आपका राइट हैंड साइड। लाइबिलिटी में है आपका कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड कर दिया गया सरप्लस, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बैलेंस, ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इनकम एंड बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपनिंग फंड बैलेंस क्या है, उसके में ऐड कर देंगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इनकम और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, करंट लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज। अब यहाँ पर आप देख सक रहे हैं जो जिस हेड पर है, जैसे स्पोर्ट्स का ही हम लोग ले सकते हैं। स्पोर्ट फंड के नीचे उन्हीं अमाउंट्स को लिखा गया है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं।
उसके बाद जैसे ही स्पोर्ट्स की बात खत्म हो जाती है, फिर लोग नए हेड में चले जाते हैं, वो है रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इस पर। नेक्स्ट है एसेट्स, एज फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में हम लोग देखेंगे एड, एडिशंस, अगर कुछ एडिशन किया है तो कुछ अलग आया है आपके पास, लेस डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन जहाँ पर है वहाँ फर्नीचर पर ही लेस डिप्रिशिएशन होगा। अब देन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो जितने भी एसेट्स से रिलेटेड हैं उसे हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये एक स्पेशल तरह का कोष होता है जिसके बारे में हम लोग बताएंगे। इट इज़ एन अकाउंटिंग मेथड और प्रैक्टिस that is followed for preparation of accounting in which amount available for specific purpose is shown under specific fund account। इसे एक विशेष कोष खाते में लिखा जाता है। It means the accounting whereby receipt of donation and income relating to particular fund are created to the particular fund and payment and expenses are debited in it। इसमें एक विशेष तरह का ही फंड का उल्लेख होता है। जैसे सोचिए, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एक तरह का कोष है। हो सकता है आप एक क्लब के ओनर हैं और आपको सब्सक्रिप्शंस आते होंगे। हो सकता है आप उस क्लब में डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कहीं पर टेनिस, कहीं पर फुटबॉल, या फिर कहीं पर स्विमिंग की व्यवस्था रखते होंगे। तो वहाँ पर सब लोग अलग अलग सब्सक्रिप्शन भरेंगे। जैसे स्विमिंग के लिए अलग सब्सक्रिप्शन होगा आपका, फुटबॉल प्लेइंग के लिए आप जो भी फील्ड बनाए हैं उसका सब्सक्रिप्शन अलग है। तो उसमें जितने भी कोष जमा होंगे उसके अलग अलग खाते भी खुलेंगे। तो इसी के आधार पर स्पेसिफिक फंड अकाउंट अर्थात एक विशेष कोष खाता को खोला जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच फंड। सबके लिए एक अलग बैंक अकाउंट का भी या बैंक खाता भी खोलना जरूरी है। डोनेशन एंड इनकम रिसीव टूवर्ड्स फंड्स आर credited to fund account while the expenses are debited to such fund account। क्रेडिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्रेडिट बैलेंस जब बनता है फंड अकाउंट का या फिर कोष खाते का, तो उसे लाइबिलिटी साइड में अर्थात दायित्व की तरफ दिखाया जाता है। डेबिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आशा करती हूँ आप सब इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले चुके होंगे, क्योंकि पहले ही इसका नोट पीडीएफ में दिया जा चुका है। इसीलिए आप घर में पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।